हेलो स्टूडेंट्स। आज हम समाजशास्त्र का उद्भव एवं विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा हमने पूर्व के वीडियो में बताया था कि समाजशास्त्र के उद्भव एवं विकास की एक पृष्ठभूमि थी, जिससे समाज में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए। परिणाम स्वरूप समाजशास्त्र के उद्भव और विकास को बल मिला। समाजशास्त्र का उद्भव अनेक सामाजिक परिवर्तनों एवं समाज में उत्पन्न सामाजिक समस्याओं के कारण हुआ। समाजशास्त्र के उद्भव को टीवी बोटोमोर ने कालक्रम की दृष्टि से 4 अवस्थाओं में बांटने का प्रयास किया। हम उसी आधार पर इसका अध्ययन करेंगे। प्रथम अवस्था, आदिकाल से धरती पर मानव ने सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं पर चिंतन किया है। उसी का परिणाम है कि हमारे पूर्वजों ने वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाकाव्यों आदि की रचना की। इनमें हमें वर्णाश्रम व्यवस्था, पारिवारिक जीवन, रीति रिवाजों, परंपराओं, स्त्रियों की स्थिति, सामाजिक संहिताओं आदि का विस्तृत वर्णन मिलता है। इस अवस्था में यूनानी विचारकों, खासकर प्लेटो की पुस्तक की रिपब्लिक तथा अरस्तु की एथिक्स एंड पॉलिटिक्स को विशेष स्थान प्राप्त हुआ। इन विद्वानों ने समाज, समुदाय तथा राज्य के बारे में विस्तार से अपने विचार प्रकट किए। इसी काल में भारतीय विचारक मनु ने मनुस्मृति जैसी महान ग्रंथ की रचना की और सामाजिक व्यवस्था का वर्णन किया। वहीं कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का विस्तृत विवेचन प्रस्तुत किया। कहने का तात्पर्य कि समाजशास्त्र का जो वस्तु विवेचन है वो हमारे आदिकाल से ही सामाजिक जीवन के अध्ययन के संबंध में होता रहा। यद्यपि वह एक वैज्ञानिक रूप में नहीं किया गया। द्वितीय अवस्था, जिसे हम 6ठी शताब्दी से 4वीं शताब्दी तक मान सकते हैं, और 13वीं शताब्दी में सामाजिक समस्याओं को तार्किक ढंग से समझने के प्रयास से जो प्रारंभ हुए वो आगे चढ़कर समाजशास्त्र को एक वैज्ञानिकता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इस अवस्था के प्रमुख विचारक थॉमस एक्विनस तथा दांते थे। इन विचारकों ने मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हुए समाज को व्यवस्थित ढंग से चलाने की सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया तथा समाज परिवर्तनशील माना। एक्विनस ने सामाजिक सहयोग, न्याय, ईश्वर, श्रद्धा तथा एकता आदि का अध्ययन किया। समाज का अध्ययन कार्यकांड संबंधों के आधार पर करने का प्रयास किया गया। फलस्वरूप अध्ययनों में वैज्ञानिकता का पुट देखने को मिला। तीसरी अवस्था में 15वीं शताब्दी से अमूमन 17वीं शताब्दी तक यदि हम देखें तो इस काल में सामाजिक जीवन के विभिन्न पक्षों, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक
आदि का स्वतंत्र रूप से अध्ययन किया जाने लगा। फलस्वरूप अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, इतिहास आदि विशेष सामाजिक विज्ञानों का विकास हुआ। इस काल के अध्ययनों में वैज्ञानिक विधि का प्रयोग भी देखने को मिला। इस काल के प्रमुख विचारक हॉब्स, लॉक, रूसो, जिन्होंने सामाजिक समझौते का सिद्धांत प्रतिपादित किया। सर थॉमस ने अपनी यूटोपिया पुस्तक में दिन प्रतिदिन की सामाजिक समस्याओं को समझने का प्रयास किया। मॉन्टेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में मानव समाज पर भौगोलिक पर्यावरण के प्रभाव को स्पष्ट करने का प्रयास किया। वहीं मॉल्थस ने जनसंख्या सिद्धांत और जन आधिक्य से संबंधित समस्याओं के बारे में अध्ययन प्रस्तुत किया। इस काल में एडम स्मिथ ने आर्थिक मनुष्यों का विचार प्रस्तुत किया। उन्होंने मानव को एक इकोनॉमिक एनिमल के रूप में स्थापित किया। तो जेम्स हैरिंगटन ने इतिहास की आर्थिक व्यवस्था संबंधित सिद्धांत प्रस्तुत किए। कहने का तात्पर्य कि इस काल में ऐसे अनेकों विद्वान हुए जिन्होंने पृथक पृथक विषयों पर अपने विचार प्रकट कर चौथी अवस्था या चतुर्थ अवस्था वास्तव में समाजशास्त्र के विकास को इसी अवस्था में एक विशेष विषय के रूप में पहचान दी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति तथा उत्तरार्ध में फ्रांसीसी क्रांति ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, बौद्धिक सभी व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन किए। कल कारखानों का विकास हुआ, आधुनिक मुद्रा व्यवस्था, मशीनों द्वारा बहुमात्रा में उत्पादन, मजदूरी व्यवस्था में परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्यों एवं धर्म की प्रभुता का कम होना, राजतंत्र की जगह लोकतंत्र ने स्थान प्राप्त करना, बुद्धिवाद तथा तर्क का विकास हुआ, गांवों के स्थान पर नगरों का विकास, सामंती वर्ग की जगह औद्योगिक वर्ग का विकास, संयुक्त परिवार का स्थान नाभिकीय परिवारों ने लिया, गांवों से नगरों की ओर पलायन बढ़ गया, सामूहिकतावाद की जगह वैयक्तिकवाद पनपा। कहने का तात्पर्य कि इस अवस्था में अनेक बदलाव औद्योगिक क्रांति और फ्रांसीसी क्रांति के बाद देखने को मिले। ऑगस्ट कॉम्ट ने भी अपने गुरु सेंट साइमन के विचारों को इसी काल में मूर्त रूप दिया। उन्होंने सामाजिक घटनाओं का अध्ययन भी भौतिक विज्ञानों के समान व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध तरीके से करने का, वैज्ञानिक रूप से करने का सपना पूरा किया तथा समाज से संबंधित अध्ययनों को सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा। सन 1838 में कॉम्ट ने सामाजिक भौतिकी का नाम बदलकर सोशियोलॉजी या हिंदी में हम कहें समाजशास्त्र दिया। यही कारण है कि अगस्त कॉम्ट को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है। कॉम्ट ने ही सर्वप्रथम सामाजिक दर्शन और समाजशास्त्र में अंतर स्पष्ट किया। आपने सामाजिक घटनाओं को वैश्विक तरीके से प्रत्यक्ष विधि की सहायता से अध्ययन करने का तरीका प्रत्यक्षवाद के रूप में दिया। इंग्लैंड को J.S. मिल ने समाजशास्त्र से परिचित कराया तथा हर्बर्ट स्पेंसर ने
अपनी पुस्तक सिंथेटिक फिलॉसफी के एक भाग प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी में कॉम्ट के विचारों के अनुरूप सावयवी सिद्धांत के द्वारा समाज की तुलना मानव शरीर के रूप में प्रस्तुत। स्पेंसर का कहना था कि मानव शरीर और समाज समान है। जिस प्रकार मानव शरीर में अनेक अंग हैं, अनेक तंत्र हैं और सभी मिलकर मानव शरीर को जीवित रखने का कार्य करते हैं, उसी प्रकार समाज में अनेक उपव्यवस्थाओं और उन उपव्यवस्थाओं के जो अंग हैं उन सब के कार्यों के कारण सामाजिक व्यवस्था को एक सुचारू रूप में चलाने का कार्य करता है। इस प्रकार सावयवी सिद्धांत के द्वारा मानव समाज और मानव शरीर और समाज की तुलना प्रस्तुत की गई। समाजशास्त्र विषय का अध्यापन का प्रारंभ सबसे पहले येल यूनिवर्सिटी अमेरिका को जाता है। फ्रांस के विद्वान इमाइल दुर्खीम ने भी समाजशास्त्र को स्वतंत्र और वैषयिक विज्ञान बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। उन्होंने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना। उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा भी प्रस्तुत की। जर्मन समाजशास्त्री मैक्स वेबर, इटली के विल्फ्रेडो पेरेटो आदि ने भी समाजशास्त्र को विशेष विज्ञान बनाने में सहयोग किया। वास्तव में समाजशास्त्र का विकास एवं विस्तार 20वीं सदी में ही हुआ। यह यूरोप में पैदा हुआ तथा अमेरिका में विकसित हुआ, जहाँ से सारी दुनिया में फैला और आज यह एक स्वतंत्र विषय के रूप में देश दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जा रहा है। आज इस विषय की अनेक महत्वपूर्ण शाखाएं विकसित हो गई तथा अन्य विषय विज्ञानी अपने अध्ययनों में समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को अपना रहे हैं। थैंक यू।